देखो हमारे पास दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल हमारे पास जो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद बात खत्म, वो प्रोडक्ट कभी भी वापस रिएक्टेंट में नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते थे तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, एक बार सॉल्ट एंड वाटर कह रहा हूँ, सॉरी, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एक बार हो गया, अब दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं जाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टेंट एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकती है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल हेबर प्रोसेस पढ़ा है हमने, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये अमोनिया बनाता है, सही है। इसी तरह कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा था, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला, ये रिवर्सिबल है। कि इसमें क्या होता है कि ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, एक साथ होगा। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जब हो रहा होता है, फॉरवर्ड भी जा रहा हो बैकवर्ड भी जा रहा हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। रेट समझते हो ना, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या है, या स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर जब हो जाती है तो उस वक्त हम कहते हैं कि हमारे पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो गया है। अच्छा, इस चैप्टर का कहीं ना कहीं डायनामिक इक्विलिब्रियम भी लिखा हुआ मिला होगा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअसली रिएक्शन होता रहता है, ये रुकता नहीं है। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है ना, वो एक वक्त आता है कि रुक जाता है, जब सारा का सारा रिएक्टेंट जो तुम्हारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है जब वो खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी भी रुकता नहीं है, नेवर स्टॉप्स। क्यों? क्योंकि जब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो वो फॉरवर्ड भी हो रहा होगा और बैकवर्ड भी हो रहा होगा। अच्छा, फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए जो हम दूसरा नाम यूज करते हैं वो हम कहते हैं कि रिएक्शन राइट हैंड साइड पे भी जा रहा है और साइमल्टेनियसली लेफ्ट हैंड साइड पे भी जा रहा है, कभी भी रुक नहीं रहा, इसलिए हम कहते हैं कि वो डायनामिक है। और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद इनिशियली तो सिर्फ रिएक्टेंट थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए इसका सिंबल जो है हम फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों इस तरह से बना रहे होते हैं। तो after some time what happens, rate of forward reaction बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। और जब ये चीज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो गया है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जैसे ये हेबर प्रोसेस है, इसमें मैं अमोनिया बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब करूँ। मैं अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ज्यादा बनाना चाह रहा हूँ या किसी वक्त प्रोडक्ट कम बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस केमिकल इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं रिएक्शन ज्यादा राइट हैंड साइड पे भी कर सकता हूँ, मैं रिएक्शन ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे भी कर सकता हूँ। तो इसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर मैं ज्यादा राइट हैंड साइड पे रिएक्शन भेजना चाह रहा हूँ तो मैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अफेक्ट करूंगा किसी फैक्टर से। वो फैक्टर्स क्या होते हैं डेट कैन इफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके क्वेश्चन ज्यादा आता है एमसीक्यूज में। सर जी, सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पहले मतलब कन्वर्ट होंगे अमोनिया में, थोड़ा पहले ही करना तो मतलब अच्छा प्रोडक्ट तो बनेगा ना। समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। सर मतलब ये जो एक ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड सब हो रहा होता है, ये पहले अनइवन रेट पे हो रहा होता है। मतलब पहले कहीं पे ज्यादा बन रहा होता है, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा होता है, और रिएक्टेंट में शिफ्ट कम हो रहा होता है, इतना होता है पहले, मतलब नहीं, शुरू में जब इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट होता है। इनिशियली तो तुम्हारे पास जब तुमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया तो प्रोडक्ट तो है ही नहीं ना, प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हुआ। उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ।
तो पहले हाँ, अनइवन जब होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद एक केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाएगा। थोड़ा अनइवन इनिशियली जो में है प्रोडक्ट ज़्यादा बन रही होती है। नहीं हाँ अनइवन में देखो रिएक्टेंट ही सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, फिर प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है इनिशियली, तो प्रोडक्ट ज्यादा बन रही होती है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्रोडक्ट ज्यादा बन के रिएक्टेंट में ज्यादा कन्वर्ट होना शुरू होती है, तो फिर हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया है। ओके सर। अच्छा देखो, होता क्या है, जैसे ये सीसॉ होता है ना, तुम लोग फिजिक्स में मोमेंट्स पढ़ते हो कि अगर ये बैलेंस्ड है तो दोनों साइड पे जो है वो फोर्स टर्निंग इफेक्ट तुम्हारा कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं क्या कहते हैं एक साइड पे या मास ज्यादा रखूं तो ये इस तरफ रोटेट करेगा, तो कुछ चीजें यहाँ से स्लाइड करके लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी। सिमिलरली अब हमें करना क्या है, देखो कभी भी हम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद उसमें कोई चीजें चेंज करें, चीजें चेंज क्या 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 हो सकती हैं। देखो एक हमारे पास प्रिंसिपल होता है जिसका नाम होता है ली चैटलियस प्रिंसिपल। उसका नाम याद नहीं करना, लेकिन उसका पर्पस क्या है वो तुम्हें याद होना चाहिए कि वह वर्क कैसे करता है। जब भी हम रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करते हैं, चेंजिंग रिएक्शन कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशंस हमारे पास तीन तरह की होती हैं। एक तो होता है कंसंट्रेशन, दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा है प्रेशर। जब भी मैं इनमें से कोई एक भी फैक्टर अफेक्ट करूंगा, चेंज करूंगा, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब होगी। क्योंकि जब तुम ये फैक्टर चेंज, कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया रिएक्शन का, या प्रेशर चेंज कर दिया, तो उस इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड इन ऑर्डर टू अपोज दैट चेंज। अब किस तरह से, मैं एक एक फैक्टर को हम लोग ना स्टडी कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन अगर हम अफेक्ट करेंगे, तो अगर मैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूं, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो देखो क्या होगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे चली जाएगी, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे होता है ना। अब मैं एग्जांपल में साथ ये वाली इक्वेशन लेके चलता हूँ, नाइट्रोजन और अमोनिया वाली। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड चली जाएगी। जैसे रिएक्टेंट ये है ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनकी कंसंट्रेशन मैंने इंक्रीज करी। अब चाहे तो आप नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करो या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज करो, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड चला जाएगा। मतलब ये जैसे मैंने ऊपर वो सीसा बनाया ना, अगर तुमने इसको यहाँ से लेफ्ट साइड से उठाया तो चीजें स्लाइड होकर राइट साइड पे चली जाएंगी। राइट हैंड साइड पे जाने का क्या मतलब है, इसको मैंने ऐसे एरो करके बनाया हुआ ना, इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर इंक्रीज कर रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। इसी बात को मैं और कैसे लिख सकता हूँ कि इट मूव्स टू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम मूव्स फॉरवर्ड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब फॉरवर्ड जाएगा तो मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म ना, तो वी कैन आल्सो से मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड।
मतलब मुझे अगर अमोनिया ज्यादा बनाना है तो मैं क्या करूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर दूंगा। इसी तरह इसका अपोजिट करके देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करके देखो तो पीछे आ जाएगा। अगर तुम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रिया पीछे आ जाएगा। पीछे आने का क्या मतलब है, मतलब अगर मैं कहूँ कि डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स तो तुम्हारा क्या होगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव। सर अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को करवाएंगे तो वो ज्यादा फर्क पड़ेगा ना, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे अगर इन दोनों में से कोई लिमिटिंग होगा। देखो रिएक्शन हो रहा है, जब लिमिटिंग करो या एक्सेस करो दोनों से सेम इफेक्ट आएगा। क्योंकि रिएक्शन लिमिटिंग की बात तो हम तब करेंगे ना जब रिएक्शन स्टॉप होता है। यहाँ तो स्टॉप हो ही नहीं रहा ना, रिएक्शन आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ मोर रिएक्टेंट इज फॉर्म। सर इससे ज्यादा प्रोडक्ट, मतलब ये कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ता है और प्रोडक्ट भी ज्यादा बढ़ता है, दोनों चीजें होती हैं। कौन से वाले से? रेट नहीं, रेट थोड़ी इफेक्ट हो रहा है, रेट का कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे। रेट का अगर आप बात कर रहे हो ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे तो देखो, मैं अभी ना मैं रेट, हमेशा कंफ्यूजन होती है रेट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन, तो मैं रेट ऑफ अ रिएक्शन के फैक्टर्स तुम्हें मैं पढ़ा दूंगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज करने से हमेशा रेट इंक्रीज होता है। कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे ना तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज ही होगा। ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तुमने डिक्रीज की है तो यहाँ पे रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीज होगा। तो सर दोनों चीजें होंगी ना यहाँ पे भी। हाँ, यहाँ कंसंट्रेशन वाले में दोनों चलेंगी साथ। ठीक है। देखो ये चैप्टर जो है रिवर्सिबल रिएक्शन का, इसमें जो तुम्हारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हेबर प्रोसेस अमोनिया वाला जो चैप्टर है और जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला चैप्टर है, बेसिकली ये चैप्टर उसके साथ मिक्स्ड है। तो आपके ये 2 से 3 एमसीक्यूज बना लेता है एग्जाम में। अच्छा, आगे बढ़े। ये तो कंसंट्रेशन का हो गया, मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अफेक्ट करी। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को चेंज करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर दी है, जैसे अमोनिया जो है मैंने एडिशनली उसमें डाल दिया और लाके से इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अमोनिया की कंसंट्रेशन अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अपोजिट इफेक्ट होना है बस। अमोनिया की कंसंट्रेशन राइट हैंड साइड पे इंक्रीज करूंगा तो वो रिएक्शन जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, मोर रिएक्टेंट इज फॉर्म्ड। ये वाली पूरी बात आ जाएगी। इसी तरह और मैं क्या कर सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज कर लेते हैं। डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज करोगे क्या होगा, इक्विलिब्रिया विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। सही है। और राइट हैंड साइड पे जाने का क्या मतलब है कि मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म। समझ आ गई यहाँ तक बात? सर कंसंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज करने का मतलब है कि हम उसको बिल्कुल जो है वो बहुत ज्यादा उसको एक जगह कर देते हैं, मतलब उसको उसका कंटेनर छोटा बड़ा कर देते हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है। नहीं, देखो प्रोडक्ट जो है, अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी है तो जो प्रोडक्ट बनना है वो निकालना शुरू कर दो कंटेनर में से,
और अगर इंक्रीज करनी है उसकी कंसंट्रेशन तो आप बाहर से कोई प्रोडक्ट बना बनाया उसमें डाल दो। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है तो आप रिएक्टेंट और डाल दो, और अगर उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी है तो रिएक्टेंट आपने जो ज्यादा डाले हैं वो उसमें से कुछ निकाल दो। तो वो जो पाउडर करके डालते थे तो सरफेस एरिया बढ़ता था, वो यहाँ नहीं करेंगे? वो तो देखो उसके लिए है ना, रेट ऑफ अ रिएक्शन की है, वो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन है। हम अभी पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं ये एंड में ये पढ़ा के ना तुम्हें कंपेयर कराता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन अलग थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलग है। करते हैं वो, रुको जरा। अच्छा, दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास है प्रेशर। और जो प्रेशर है ना, वो सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट में पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अफेक्ट कर सकता है, मतलब गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जैसे हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास नाइट्रोजन, यही वाला हेबर प्रोसेस वाला हम रिएक्शन लेते हैं पहला। इसमें ये सबके सब चीजें जो है वो गैस है, ठीक है। अब अगर आप इसमें प्रेशर इंक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट होगी? देखो प्रेशर इंक्रीज में जैसे कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलग अलग इंक्रीज कर रहा था ना, लेकिन प्रेशर जो है मैं अलग अलग इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है उसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, और जो अमोनिया बन रही है वो भी उसी में। तो प्रेशर में ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को पकड़ के अलग से उनका इंक्रीज कर दूं, मैं पूरे कंटेनर का प्रेशर इंक्रीज करूंगा। तो प्रेशर जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का अफेक्ट कर रहा होगा एट द सेम टाइम। तो मैं ये नहीं कह सकता कभी भी कि मैंने प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करा या प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करा, मैं कहूंगा मैंने प्रेशर ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज करा है, ठीक है। तो दिस इज प्रेशर ऑफ अ होल सिस्टम, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो उस केस में पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी? आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड देखोगे। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल है, तो टोटल मोल्स ऑफ गैसेस यहाँ पे 4 हैं। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द राइट हैंड साइड देखोगे जो कि 2 मोल्स हैं। तो प्रेशर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स दैट हैंड साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर लेस। ओके, इंक्रीजिंग प्रेशर shifts the position of equilibrium towards that side where number of moles of gases are less। तो इस रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम कहाँ है? यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। तो इफ यू इंक्रीज द प्रेशर for this reaction the equilibrium will shift towards right hand side। राइट हैंड साइड का मतलब मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। इसी तरह अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे इसमें तो उल्टा हो जाएगा, उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा हैं। प्रेशर डिक्रीज करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आने का मतलब क्या है कि लेस प्रोडक्ट इज फॉर्म। समझ आई ये वाली बात? एक और एग्जांपल ले लो इसकी, मीथेन। अच्छा ये तो रिवर्सिबल है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मैं लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखूं तो 3 मोल्स हैं, और राइट हैंड साइड पे 1 मोल है। इसमें मैं अगर प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड।
क्लियर है ये वाली चीज? इसी तरह एक और रिएक्शन होता है N2O4, रिवर्सिबल है, NO2 मेक्स NO2। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ये दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट जो है वो 1 मोल है, ये 2 मोल है। तो इसमें अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रिया जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम है ना, वहां शिफ्ट होता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। और अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो ये राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? जी। अच्छा, जो तीसरा हमारे पास जो फैक्टर है ना, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जरा ध्यान से सुन लेना। टेम्परेचर किस तरह से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है? देखो, हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंथैल्पी चेंज। एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसका इंथैल्पी चेंज जो हो वो पॉजिटिव हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसका इंथैल्पी चेंज जो है नेगेटिव हो। अच्छा, जब रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करोगे तो उसमें तुम्हें जब इंथैल्पी चेंज देगा ना, वो हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज देता है। जैसे हमारा ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बनाता है, इसका इंथैल्पी चेंज नेगेटिव दिया होता है, तो ये इंथैल्पी चेंज फॉरवर्ड रिएक्शन का है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो बैकवर्ड रिएक्शन नेचुरली एक्सोथर्मिक हो जाता है। ओ सॉरी, उल्टा कह दिया मैंने। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन ना एक्सोथर्मिक है, तो इसका बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। सही है, अपोजिट होगा। तो इसमें किस तरह से देखो इफेक्ट होगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं और फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज करा है, और टेम्परेचर भी अगेन आप पूरे कंटेनर का इंक्रीज कर रहे होगे ना, पूरे सिस्टम का इंक्रीज होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं रिएक्टर और प्रोडक्ट का अलग अलग पकड़ के इंक्रीज कर रहा हूँ, पूरा वो मिक्स हुआ है एक दूसरे के साथ। तो टेम्परेचर इंक्रीज सबका हो रहा होगा, पूरे सिस्टम का इंक्रीज हो रहा होगा। और जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा और फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो इक्वेशन के साथ इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। और सर राइट हैंड साइड एक्सोथर्मिक का नहीं है मतलब है रिएक्शन? मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। क्या कह रहे हो? सर एक्सोथर्मिक नहीं लिखा हुआ आपने, नेगेटिव एंथैल्पी चेंज लिखा हुआ। समझा नहीं, क्या कह रहे हो? सर आपने नेगेटिव एंथैल्पी चेंज लिखा हुआ है अमोनिया के एक्सोथर्मिक ना? रिएक्शन के आगे। जी, हाँ, तो वो तो मैं एक एक्सोथर्मिक। ये वाला कह रहे हो, ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ ना जी जी। एक्सोथर्मिक है, लेकिन मैं एंडो का तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इट विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। राइट हैंड साइड का मतलब तुम्हें पता है मोर प्रोडक्टिव फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड का लेस प्रोडक्टिव फॉर्म। एक्सोथर्मिक में उसका उल्टा होगा, जो जो तुमने एंडो में लिखा है ना उसका उल्टा करके लिख दो। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो वो फिर राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। ये याद कर लो, मतलब छोटा सा अपने पास बना के ना, अगर रिएक्शन एंडो हो या एक्सो हो, तो एंडो में टेम्परेचर इंक्रीज करा वो आगे गया, और एक्सो में जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो पीछे आएगा। एंडो में टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वो पीछे आएगा, और अगर एक्सो में टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वो आगे जाएगा। मतलब एक दूसरे का अपोजिट है ना। सर ये इसलिए होता है ना क्योंकि एंडोथर्मिक में जो है वो रिएक्टेंट को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ब्रेक द बॉन्ड, तो इस वजह से वो उनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इन ऑर्डर टू मेक प्रोडक्ट।
देखो एक्सोथर्मिक में रिएक्शन आगे जब जा रहा है तो वो हीट रिलीज कर रहा है, तो हीट रिलीज कब ज्यादा होगी, जब टेम्परेचर कम होगा बाहर उसके। लेकिन अगर तुम नहीं टेम्परेचर सर, बढ़ा दोगे मैं तो उसको हीट एंडोथर्मिक की रिलीज बात कर। करने में मुश्किल होगी। एंडोथर्मिक में उसको ठीक। आगे जाने के लिए ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, तुम टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको हेल्प कर रहे हो तो वो आगे और अच्छा जाएगा। मतलब वही बॉन्ड ब्रेकिंग से रिलेटेड है नहीं ये पार्ट के वो, हम उस एंडोथर्मिक रिएक्शन में हाँ उस बॉन्ड ऑब्वियसली, ब्रेकिंग पे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली ना कि एनर्जी कहाँ जा रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग में जा रही है, रिएक्टेंट की साइड पे। सही है। ठीक है। तो इस चीज को देखो, समराइज कर लो जितने भी तुम्हारे पास फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तीन आपके पास फैक्टर्स हैं, कंसंट्रेशन, किसी भी रिएक्शन में जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे इट विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और अगर डिक्रीज करोगे इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करोगे तो इट विल मूव टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो इट विल मूव टुवर्ड राइट हैंड साइड। ये जो एरो मैंने बनाया ना राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड का, तुम लोगों को तो लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, प्रेशर के लिए क्या याद रखना है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आपने देखना होगा कि रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा है या प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा है, तो वो उसके हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आपको देखने पड़ेंगे, सिर्फ गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स काउंट करना, सिर्फ गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जरूरी नहीं है कि पूरे रिएक्शन में सिर्फ सारी की सारी गैसेस हो, जो गैसेस हैं सिर्फ उनके नंबर ऑफ मोल्स काउंट करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने से वो शिफ्ट होगा, डिपेंड्स के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम कहाँ पर है। अब वो रिएक्टेंट साइड पे भी कम हो सकते हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी कम हो सकते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में तुम्हारे पास अगर रिएक्शन उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक दिया हुआ है या एक्सो दिया हुआ है, तो उसकी बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा। अगर एंडोथर्मिक है मतलब एंथैल्पी चेंज अगर पॉजिटिव है उसका, या एंथैल्पी चेंज नेगेटिव एक्सोथर्मिक का होता है। एंडो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो आगे जाएगा, डिक्रीज करने से वो पीछे आएगा। और एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो एंडो का याद कर लो, एक्सो का जो है उसका अपोजिट बना देना। जैसे एंडो में टेम्परेचर इंक्रीज करने से आगे जा रहा है तो एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीज करने से पीछे आएगा। एंडो में टेम्परेचर डिक्रीज करने से पीछे आ रहा है तो एक्सो में टेम्परेचर डिक्रीज करने से वो आगे जाएगा। आगे जाने का मतलब मोर प्रोडक्टिव फॉर्म, पीछे आने का मतलब लेस प्रोडक्टिव फॉर्म। ठीक है जी। अच्छा, ये तो है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दूसरे हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन या स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। सर हम इसमें रिएक्टेंट के पर्सपेक्टिव से क्यों देखना है चीज? किसमें? मतलब क्या एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक के लिए हमने कहा कि ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो अगर हम, इसका मतलब ये है ना कि हीट ज्यादा दे रहे हैं तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग में, बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्टेंट साइड में होती है, लेकिन टेम्परेचर तो हम पूरे कंटेनर को दे रहे हैं। तो ये हम सिर्फ स्पेसिफिक क्यों कर रहे हैं कि ये सिर्फ रिएक्टेंट नहीं, साइड हम को तो दोनों प्रेफर? दोनों रिस्पेक्ट से देख रहे हैं ना कि देखो इंथैल्पी चेंज सिर्फ रिएक्टेंट के लिए नहीं है, प्रोडक्ट के लिए भी ना, कि रिएक्टेंट ने कितना एब्जॉर्ब किया, प्रोडक्ट ने कितना रिलीज किया, दोनों का डिफरेंस जो है वो इंथैल्पी चेंज है। अब जो ओवरऑल रिएक्शन जो है अगर वो एंडोथर्मिक है तो ओवरऑल रिएक्शन क्या चाह रहा है कि मैं ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करूं, और आप टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको हेल्प कर रहे हो ना, आप और दे रहे हो उसको हीट एनर्जी। टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या मतलब है, आप टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करोगे, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। और एक्सोथर्मिक में रिएक्शन चाह रहा है कि मैं ज्यादा रिलीज करूं, वो कहेगा कि मैं ज्यादा रिलीज करूंगा तो मैं आगे जाऊंगा। आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दोगे तो बोलेगा मैं नहीं जाता आगे, वो पीछे आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि मैं रिलीज करके आगे जाऊंगा,
आपने हीट सप्लाई करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो वो कैसे आगे जाएगा, पीछे आ जाएगा। तो सर वो प्रोडक्ट की भी तो एनर्जी ज्यादा होगी एंडोथर्मिक के केस में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना, एंथैल्पी चेंज, तो दोनों का इफेक्ट देख रहे हैं ना कि प्रोडक्ट ने रिलीज कितनी की बनने की और रिएक्टेंट ने एब्जॉर्ब कितनी की। समझ आई बात? जी। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, हमारे पास क्या क्या होते हैं? सबसे पहला कंसंट्रेशन। अब अगर देखो कंसंट्रेशन, तुम अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, अब जरूरी नहीं है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए है ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए, लेकिन इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो इफेक्ट हो रही है वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब अगर तुम कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रेट बढ़ जाता है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है तुम्हारा। देखो कंसंट्रेशन को इफेक्ट सिंपल है, कंसंट्रेशन अगर आपने इंक्रीज करी है तो रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि नंबर ऑफ, अच्छा इसका रीजन भी पूछ रहा होता है अक्सर, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो उनके चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे, चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। सही है। अच्छा, टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ अ रिएक्शन पे क्या फर्क देगा? देखो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज समथिंग एल्स। अगर रिएक्शन एंडो है एक्सो है, उसकी बेसिस पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा, लेकिन रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? एक सवाल अक्सर आता है कि टेम्परेचर हमने इंक्रीज करा और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक था, तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया, लेकिन रेट पे क्या फर्क पड़ा? तो रेट हमेशा इंक्रीज होता है जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होती है तो हमारे पास चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाता है। अब ये पेपर 2 के लिए हम वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना होता है हमें लिखने के लिए सवाल, लेकिन फिलहाल पेपर 2 नहीं है। लेकिन होता है क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगी, जो चांसेस ऑफ एक्टिव कोलिजन इंक्रीज होगा, तो रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो तुम पूछोगे कि रेट फॉरवर्ड इंक्रीज हो रहा है बैकवर्ड इंक्रीज हो रहा है? दोनों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर आपने सिस्टम का इंक्रीज करा है, तो रिएक्टेंट के पास, रिएक्टेंट पार्टिकल्स के पास भी अब ज्यादा एनर्जी है और प्रोडक्ट पार्टिकल के पास भी ज्यादा एनर्जी है, तो दोनों जो है वो ज्यादा एनर्जी से कोलाइड करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बढ़ जाते हैं। तो सर फिर हम समझ? क्या करें, हमें अगर सिर्फ फॉरवर्ड बढ़ाना है तो रिएक्शन, तो देखो टेम्परेचर एंडोथर्मिक है। रेट आप टेम्परेचर से कंट्रोल नहीं कर सकते रिवर्सिबल रिएक्शन का। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बढ़ेगा। अगर आप कहोगे नहीं मैं सिर्फ फॉरवर्ड का बढ़ाना चाह रहा हूँ बैकवर्ड का नहीं बढ़ाना चाह रहा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप जो है टेम्परेचर इंक्रीज करके रेट बढ़ा दो, अब रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड का दोनों बढ़ा है, लेकिन आप चाह रहे हो कि मुझे प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, तो फिर आप देखो कि मेरे पास क्या वो रिएक्शन एंडो है या एक्सो है, उसकी बेसिस पे फिर आपको जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हेबर प्रोसेस में पढ़ते हैं ना, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये अमोनिया बनाता है। अब ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तुम चाह रहे हो कि यार मैं रिएक्शन ही जल्दी जल्दी करवाऊं, तो जल्दी जल्दी करवाने के लिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रेट तो इंक्रीज हो गया, लेकिन ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और तुम्हें पता है कि एक्सोथर्मिक में अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, लेस प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो जल्दी तो बन रहा है लेकिन प्रोडक्ट कम बनेगा फिर,
यील्ड कम हो जाएगी, यील्ड कहते हैं ना प्रोडक्ट बनने को, यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। सब जल्दी क्या होगा, मतलब तो फिर जल्दी किस आपको सेंस इसमें में कह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज मतलब करना प्रोडक्ट ही नहीं पड़ेगा बन रहा। कि मैं रेट इतना भी ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़ाऊं कि प्रोडक्ट इतना कम बन रहा हो कि वो इतने टाइम बाद बन रहा है कि फायदा ही नहीं है। तो आप जो है, आप ना तो टेम्परेचर इसमें बहुत ज्यादा बढ़ाते हो, आप कहते हो कि यार मैं एक ऑप्टिमम पोजीशन तक टेम्परेचर बढ़ाऊंगा जहाँ पे मुझे प्रोडक्ट भी जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता रहे। ऐसा ना हो कि तुमने टेम्परेचर तो बहुत बढ़ा दिया, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया लेकिन यील्ड बहुत कम हो गई तुम्हारे पास। तो हमें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज एक ऑप्टिमम पोजीशन तक टेम्परेचर बढ़ाना होता है। ये हमने हेबर प्रोसेस में देखा है, अभी देख लेते हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सही है। तो आप टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करोगे और रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है तो रेट तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों इंक्रीज कर देगा वो। अब आपने खुद सर देखना हम है कि अगर सर एक्सोथर्मिक है हम तो ये मैं कह उस सकते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाऊंगा तो यील्ड मेरी कम हो जाएगी। एंडोथर्मिक है तो उसमें अच्छी बात है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड तो बराबर हो रहा है लेकिन यील्ड भी बढ़ जाएगी तुम्हारी। तो तुम्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फिर एक ऑप्टिमम कंडीशन तक तुम टेम्परेचर बढ़ा सकते हो बस। जी। सर मैं कहता ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी गिर जाए, क्योंकि सर हीट एनर्जी ज्यादा होगी ना तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि वो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट बने। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बेंचमार्क होता है ना, कि वहां से फिर प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है, भाई मिनिमम एनर्जी चाहिए, इसके बाद प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। देखो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम ज्यादा नहीं होती है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वही रहती है। हाँ, पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। पहले लेट से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी थी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि सिर्फ वही पार्टिकल्स कोलाइड करके रिएक्शन करेंगे जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो जब टेम्परेचर तुम इंक्रीज करोगे तो नाउ यू विल हैव मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जीज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। सो व्हेन दे गोना कोलाइड दे विल बी हैविंग इफेक्टिव कोलिजन, मतलब वो प्रोडक्ट बनाएंगे। हाँ ठीक ठीक, मतलब एक ही बात हो गई वहां पे, हमने वो एक्टिवेशन एनर्जी को अपनी जगह रहने दी और पार्टिकल्स की एनर्जी खुद बढ़ा दी, और कैटेलिस्ट डालने से वो कम हो जाती है। वो हम कैटलिस्ट एक्टिवेशन डालने एनर्जी से बिल्कुल ही कम एक्टिवेशन कर एनर्जी दें। कम होगी। अभी कैटलिस्ट आ रहा है, रुक जाओ कैटलिस्ट तक। अच्छा, प्रेशर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन आपका चेंज कर सकता है? देखो प्रेशर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे अफेक्ट करता है कि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस काउंट करते हैं। अच्छा, प्रेशर अगर तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज करेगा? प्रेशर सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट अगर तुम्हारे पास है ना तो प्रेशर इंक्रीज करने से देखो क्या होगा, पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के ज्यादा करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स मूव क्लोजर। सी ये गैसेस पार्टिकल्स के लिए होगी ना, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल तो ऑलरेडी क्लोजर होते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस लिख लो उसको तो ज्यादा बेटर है। मूव क्लोजर, जब वो क्लोजर मूव होंगे तो इनके चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पहले वो दूर दूर थे तो कुछ टकरा रहे थे कुछ नहीं टकरा रहे थे, जब वो करीब करीब है तो ज्यादातर टकरा रहे हैं, तो चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इसमें भी इंक्रीज हो जाएगा। चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा तो अगेन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे वो। अच्छा, प्रेशर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट करेगा? तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट साइड पे भी काउंट करना है, प्रोडक्ट साइड पे भी काउंट करना है, और जहां पे कम है प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। और प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज करेगा? तुमने सिर्फ रिएक्टेंट अगर गैसेस हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तुम्हें ये नहीं देखना कि प्रोडक्ट में गैसेस हैं या नहीं है, रिएक्टेंट में अगर गैसेस हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा वरना डिक्रीज रहेगा। अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट साइड पे गैसेस हैं, प्रोडक्ट साइड को नहीं देखना है रेट देखते वक्त। अच्छा, इसी तरह फैक्ट एक और फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। अच्छा, ये तीनों फैक्टर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी अफेक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कैटलिस्ट जब आप यूज करोगे
तो कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। कैटलिस्ट जो है वो रेट को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स में, अब चाहे वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे वो एक्सोथर्मिक हो, तो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है ना, लेकिन जब यही रिएक्शन तुम कैटलिस्ट के साथ करोगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एंथैल्पी तो वही रहेगा, बस फर्क क्या होगा कि जो इसकी पीक है जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्शन को होने के लिए वो कम हो गई है, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गई है। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है? इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, जिसकी वजह से रिएक्शन जल्दी हो जाता है, तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये लेट से दूसरा वाला एक्सोथर्मिक है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। जब कैटलिस्ट के साथ यूज करोगे, इसको कैटलिस्ट के साथ यही करवाओगे, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो ब्लैक में मैंने बनाई है ना, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, और रेड वाली विदाउट कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से कैटलिस्ट का कोई लेना देना नहीं है। सही है? अच्छा, पांचवा जो हमारे पास फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने का, वह सरफेस एरिया। इसका भी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से कुछ लेना देना नहीं है। सरफेस एरिया क्या है कि अगर मैं सरफेस एरिया इंक्रीज करूंगा, इंक्रीज कैसे हो सकता है सरफेस एरिया? अगर मेरे पास बड़े पीसेस है रिएक्टेंट के, तो उनको मैं छोटा कर दूं या पाउडर बना दूं। मतलब पार्टिकल साइज छोटा करना है तुम्हें। पार्टिकल साइज कह रहा हूँ, रिएक्टेंट के जो तुमने जो भी रिएक्टेंट लिया हुआ है ना, रिएक्टेंट का जो साइज है वो किसी तरह तुम स्मॉल कर दो, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और जब भी सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बाकी सरफेस एरिया डिक्रीज करोगे, मतलब साइज ऑफ अ रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे, तो उल्टी बात हो जाएगी, रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया आपने इंक्रीज करा, रेट इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एज अ रिएक्टेंट था, वो लम्प्स थे, उसके सॉलिड के टुकड़े थे बड़े बड़े पत्थर जैसे, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया पाउडर फॉर्म में, तो दिस इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इसका मतलब है कि आपने सरफेस एरिया इंक्रीज किया है। सही है? तो सर कैटलिस्ट और इसमें सरफेस रेट में एरिया सब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो सारे आपने फैक्टर्स पढ़ाए हैं, ये कोई भी जो है अमाउंट ऑफ ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पे अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? ये जो फैक्टर पढ़ाए हैं सिर्फ स्पीड अप करेगा, मतलब अमाउंट ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। अमाउंट ज्यादा नहीं होगी, जल्दी बन जाएगा, लेकिन अमाउंट ज्यादा नहीं होगी। वही बनेगा। और अगर अमाउंट बढ़ानी हो तो क्या करते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट, सिंपली बस वो इसका एक ही तरीका है ना। वो तीन फैक्टर्स जो पढ़ाए ना तुम्हें, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तुम्हें शिफ्ट करना है अगर अच्छा, वो अगर ज्यादा रिवर्सिबल प्रोडक्ट रिएक्शन बनाना है, है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये सर दोनों, अगर ये देखो सर, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ वो सब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए था ना, मतलब इरिवर्स जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उनमें से सिंपली आपको अमाउंट बढ़ानी है। देखो इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपने, रिएक्शन ने तो जाना ही आगे है ना, पीछे तो आना ही नहीं है उसने, फॉरवर्ड ही जाना है। अब फॉरवर्ड में अगर तुम कह रहे हो कि मुझे प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है, तो तुम रिएक्टेंट ज्यादा ले लेना। वो ऑब्वियसली जब जाना ही फॉरवर्ड है, तुम कहोगे कि रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, बोलो मुझे और प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टेंट ज्यादा ले लो। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो गया है, वो आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है। किसी एक टाइम पे आप चाह रहे हो कि मैं इस रिएक्शन को मजीद आगे ज्यादा भेजू, प्रोडक्ट ज्यादा बना लूं, तो फिर आपके पास तीन फैक्टर्स हैं, वो है कंसंट्रेशन, प्रेशर और
टेम्परेचर, उन तीनों फैक्टर से आप पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अफेक्ट करोगे। हाँ, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर अगर आप इफेक्ट कर रहे हो और प्रेशर जब आप इफेक्ट कर रहे हो तो उनके इफेक्ट करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन भी इफेक्ट हो रहा होगा, लेकिन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप का ज्यादा कंसर्न है यहाँ पे। अब तुम लोग जब क्वेश्चंस देखोगे ना तो क्वेश्चंस में वो जैसे उसने एक एंडोथर्मिक रिएक्शन दे दिया है, मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन, रुको एक मिनट। ऐसा क्वेश्चन ना जिसमें रेट और वो दोनों मिल जाए। आई थिंक मेरे पास ना, हाँ ये अभी जो क्वेश्चन 82 है इसमें कह रहा है मिथेनॉल इज मेड इन इंडस्ट्री बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अच्छा, ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जब भी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ इंथैल्पी चेंज लिखेगा तो बेसिकली वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखता है। तो कह रहा था प्रोसेस इज यूजुअली कैरीड आउट एट टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस which row correctly shows the effect on both the position of the equilibrium and the rate of a reaction। अब ये एक्सोथर्मिक है तो तुम्हें टेम्परेचर का इफेक्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कैसे पड़ा है तुमने देखना है कि रिएक्शन एंडो है या एक्सो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर एंडो होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से तुम्हें पता है आगे जाएगा, और एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीज करने से पीछे आएगा। एंडो में टेम्परेचर डिक्रीज करने से पीछे आएगा तो एक्सो में टेम्परेचर डिक्रीज करने से आगे जाएगा। अब उसने करा क्या है, वो कह रहा है कि किस तरह से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अफेक्ट होना है और रेट ऑफ अ रिएक्शन अफेक्ट होना है अगर आप इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू अबव 400 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपने पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन एंडो है या एक्सो है। दिस इज एक्सो। अब ये एक्सो है तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन जो है वो पीछे आएगा ना, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, या इसको मूव टुवर्ड्स लेफ्ट को आप ये भी कह सकते हो कि लेस प्रोडक्ट इज फॉर्म, या इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, कोई भी वर्ड यूज कर सकता है वो। यहाँ पे उसने टुवर्ड्स मूव टुवर्ड्स लेफ्ट यूज किया हुआ है। अच्छा, रेट ऑफ अ रिएक्शन कैसे इफेक्ट होता है? रेट में हमेशा जब भी तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट इंक्रीज होगा, इसमें डिक्रीज का कोई ताल्लुक ही नहीं है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट इंक्रीज होगा। तो 20 का आंसर हुआ। अब आई समझ उस्मान? मतलब सर इसी जब तरह वो ये प्रोडक्ट क्वेश्चन जी, रिएक्टेंट बन रहा होगा दोबारा तो रेट ज्यादा होगा बनने का, रिएक्टेंट बनने का रेट ज्यादा हाँ होगा। एग्जैक्टली। रिएक्टेंट देखो बन तो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट भी रहा होगा रिएक्टेंट भी रहा होगा क्योंकि रिवर्सिबल है, ज्यादा लेकिन तेजी ज्यादा से जो है वो मतलब रिएक्टेंट बन रहा होगा। ज्यादा तेजी से react होगा। देखो रेट जो है ना बहुत फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का इंक्रीज किया है। अब वो अकेला बैकवर्ड का रेट इंक्रीज नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कम बन रहा है, रिएक्टेंट ज्यादा बन रहा है क्योंकि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज मोर टुवर्ड्स लेफ्ट unless once again the equilibrium is established। बहरहाल ये वाला क्वेश्चन इस तरह से करना है, तुमने पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिसाइड करना है और रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स अलग हैं उससे उसको डिसाइड करना है।
अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन विच ऑफ दिस इक्विलिब्रिया इज द फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। तो इंक्रीज इन प्रेशर आपने कैसे देखना, आपने रिएक्टेंट साइड पे गैशियस रिएक्टेंट के मोल्स देखने हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड गैशियस है 2 मोल्स हैं इसके यहाँ पे, और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं। तो दोनों प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स क्योंकि दो प्रोडक्ट है, दोनों का 1 1 मोल है, तो ओवरऑल 2 मोल्स हो गया ना। तो प्रेशर इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो ये कह रहा है कि इन विच ऑफ दिस इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन कब फेवर होगा, जब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो लेस मोर हो और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल जो है गैसेस के वो लेस हो। जैसे ये वाला है, इसमें तो प्रेशर इंक्रीज करने से बैकवर्ड चला जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट साइड पे कम है, प्रोडक्ट पे ज्यादा है, तो इसमें तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर नहीं हुआ ना। सी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कितने, 2 मोल्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के, 1 मोल ऑक्सीजन का, टोटल 3 मोल्स हैं। और राइट हैंड साइड पे गैसेस के टोटल 2 मोल्स हैं। तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हेंस फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। तो सी इसका आंसर हो। डी में भी देखो रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है और प्रोडक्ट साइड पे टोटल 2 मोल है, तो इसमें प्रेशर इंक्रीज करने से पीछे चला जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगा, नॉट फॉरवर्ड रिएक्शन। सही है, समझ आई अब बात। ये वाला 84 और कर लो, तुम्हारे वो जो कंफ्यूजन हो रही है ना वो क्लियर हो जाएगी। इसमें कह रहा है प्रेशर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मोर टू लेस मोल्स ऑफ गैसेस। ये बात ऑलरेडी आपको पता भी है। ऑल्सो इंक्रीजेस रेट ऑफ अ रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर। अच्छा, अब ये गैशियस रिएक्टेंट है ना, देखो प्रेशर को अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखने के लिए, तो मैंने क्या देखना है कि रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस अगर ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड पे कम है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, सिंपल। और अगर मैं रेट को देख रहा हूँ, तो रेट को देखने के लिए मैं सिर्फ रिएक्टेंट्स देखूंगा कि अगर रिएक्टेंट्स मेरे गैशियस हैं, कोई एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट अगर गैसेस फॉर्म में है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज करने से रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सही है। अब बता दो। अच्छा, ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है क्योंकि एंथैल्पी चेंज नेगेटिव दिया हुआ है। कह रहा है विच चेंजेस विल इंक्रीज बोथ रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ SO3। SO3 प्रोडक्ट साइड पे है ना, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड फेवर हो रहा है, मतलब रिएक्शन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड शिफ्ट होना है। तो इक्विलिब्रियम या फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होने के लिए तुम्हारे पास कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ रेट को अफेक्ट करता है, कैटलिस्ट डालोगे तो रेट इंक्रीज होगा। वो कह रहे हैं रेट भी इंक्रीज करना है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है, तो कैटलिस्ट डालने से तो रेट इंक्रीज होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। वो ये कह रहा है कि विच चेंजेस विल बोथ will increase both the rate of a reaction and the equilibrium। तो कैटलिस्ट सिर्फ रेट अफेक्ट करेगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा ये बताओगे जरा। सब बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एक्सोथर्मिक है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंसेंट्रेशन ऑफ SO3 डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी। वो कह रहा है कि इंक्रीज करनी है क्योंकि ये फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इट विल मूव बैकवर्ड, तो SO3 की जो कंसेंट्रेशन है वो तो डिक्रीज हो जाएगी। और प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से क्योंकि रिएक्टेंट आपके गैसियस फॉर्म में, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंडली, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा है और राइट हैंड साइड पे कम है, तो वो इट विल मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जब इक्विलिब्रिया जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी SO3 इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें इंक्रीजिंग प्रेशर है हमारे पास 3 ओनली। ये फाइल भेजी हुई है तुम लोगों को। अच्छा, ये तो पास पेपर्स की है।
चलो अभी क्लास एंड करते हैं, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जो है मेरे साथ आज ट्राई करते हैं, रात में वो अगर नेक्स्ट क्लास हो पढ़ाने का सकती नहीं है ना कह तो रहा रात मैं, में ही कह रहा कर हूँ वो लेते हैं। चेक करना था ना आपने।